और माइनॉरिटी के 13 दल है। छोटे दल है, मध्यम दल है और बहुजन मुक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर का रजिस्टर्ड दल है। ऐसे मिलाकर 13 राष्ट्रीय दलों का ये गठबंधन है। जैसे सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में यूपीए नाम का गठबंधन बना है। यूपीए मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन है। उसी तरह से ये एनडीए गठबंधन है, ये अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था। तो इसमें भी छोटे छोटे 30-35 दल है और ये एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री दिल्ली में है नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो इस तरह से जैसे भाजपा ने गठबंधन बनाया, उसी तरह से कांग्रेस ने भी गठबंधन बनाया और हम लोगों ने भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का एक गठबंधन बनाया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा पार्टी का नाम नहीं है, गठबंधन का नाम है। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया है, ये मैं बताना चाहता हूं। पहले तो कालपी विधानसभा से जो 220वीं विधानसभा है, माननीय सुंदर सिंह दीवान कठेरिया जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। माधोगढ़ विधानसभा से 219 डॉक्टर भगवान सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। कोरई विधानसभा से 221 से जमुना दास बौद्ध जी चुनाव लड़ रहे हैं और 3 हमारे साथियों के प्रचार के लिए आज की ये प्रचार सभा आयोजित है। इसमें हम लोग प्रचार के लिए आए हुए हैं। तो बढ़िया, ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने बनाया है, ये तो चुनाव तो लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, मगर इस परिवर्तन मोर्चा का नाम राष्ट्रीय स्तर का है। तो राष्ट्रीय स्तर का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए ये बनाया गया है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा है, तो उसमें से 500 लोकसभा में हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि मैं 19 साल की मेरी उम्र थी, तब से ये संगठन बनाने में हम लोग लगे हुए हैं और अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में हमारा ये संगठन फैला हुआ है। इस आधार पर हमारा ये संगठन राष्ट्रीय स्तर फैला हुआ है। आने वाले समय में हम लोग जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग राज्यों का चुनाव लड़ेंगे,
तो इसके लिए पहले से हम लोगों ने ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना रखा है। एक तो ये बात आप लोगों को समझना है। दूसरी बात, ये परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने क्यों बनवाया है, तो इसके 2-3 बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो उन्होंने नारा लगाया था, वो नारा था फ्रीडम ऑफ द कंट्री, यानी देश को आज़ाद करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ज्योतिराव फुले ने, छत्रपति शाहू महाराज ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, पेरियार रामस्वामी ने नारा लगाया कि हम लोग देश में रहने वाले लोगों के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा था देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और पेरियार रामस्वामी ने कहा था कि देश में रहने वाले लोगों के आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। एक लड़ाई देश के आज़ादी की थी, एक लड़ाई देश में रहने वाले लोगों के आज़ादी की थी। देश को 15 अगस्त 47 को आज़ादी मिल गई, देश में रहने वाले लोगों को आज़ादी नहीं मिली। ये बात समझना जो है, आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आज गांव देहात में अगर बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, तो आप लोग पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट दाखिल करते हैं, तो इंस्पेक्टर रिपोर्ट लेने से मना कर देता है। आज़ादी मिलकर 75 साल हो गए, मगर पुलिस चौकी में हमारा FIR कोई नोट नहीं करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि देश तो आज़ाद हो गया, मगर देश में रहने वाले लोग आज़ाद नहीं हुए। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया, इसके लिए ये पहली बात जानना जरूरी है। दूसरी बात, अब आप देखिए कितनी अजीब बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रात में 10 बजे तक सभा सम्मेलन कर सकते हैं, चुनाव आयोग ने 4 बजे तक परमिशन दे दिया। साला समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रात के 10 बजे तक सभा सम्मेलन ले सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत ये मौलिक अधिकार है। थोड़ा आप साइड हो जाइए, लोगों को भी देखने दीजिए। है? आप लोग निकाल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर लीजिए। चुनाव आयोग के लोगों को भी रिकॉर्ड करना चाहिए जो हम बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये जो ईवीएम मशीन लगाई है, वोटों की चोरी करती है। चुनाव आयोग के लोग रिकॉर्ड कर ले। वामन मिश्रा में से बोल रहा है। ये बात जो मैं बोल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया, मेरा केस चल रहा है। तो इसलिए मैं कहते रहता हूं, चुनाव, ये जो ईवीएम मशीन है, ये वोटों की चोरी करती है, और लगभग 13 लाख मशीन है। एक मशीन को एक चोर माना जाए तो 13 लाख चोर हो गया देश में। 13 लाख चोर हो गया है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं भारत में, और लगभग 100 करोड़ वोटर है। बहुत लंबी चोरी करनी पड़ती है, तो उतनी मशीनें
चोरी करने के लिए लगाई गई है, तो 13 लाख मशीनें लगाई गई हैं। तो ईवीएम मशीन चोर है और 13 लाख मशीनों को चोरी करने पर लगाने वाला चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और चुनाव आयोग के लोगों को हम कह रहे हैं रिकॉर्ड करो भाई, ये बात आप रिकॉर्ड करने के लिए हर जगह आदमी भेजते हो, वामन मेश्राम का रिकॉर्ड ही नहीं करते हो भाई, अजीब आदमी हो। हाँ? अरे कौन गलत बोल रहा है उसका रिकॉर्ड करता है चुनाव आयोग। तो हमने कहा ये भी रिकॉर्ड करो भाई, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ? मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, कोई जवाब ही नहीं दिया अभी तक। मेरे किसी सवाल का सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है, और जवाब नहीं दिया इसलिए बोल रहा हूं। मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले मैं ही कोर्ट में चला गया। अब जो साव होता है वो कोर्ट में जाता है, जो चोर होता है वो कोर्ट में नहीं जाता। तो सीधी सीधी बात है, जिसको डर होता है वो कोर्ट में नहीं जाता है, जिसको डर नहीं होता है वो कोर्ट में जाता है। तो हमने तो चोरी पकड़ी हुई है, हमारे पास सबूत है, चोरी पकड़ने के सबूत हमारे पास है, और सबूत के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो 24 अप्रैल 2017 को दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मान लिया हमारी बात। देखो सुन लो, बहुत खास बात बता रहा हूं, नाम के साथ बता रहा हूं। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 24 अप्रैल 2017 को उन्होंने हमारी बात मान ली और निर्णय हमारे फेवर में दिया कि अकेले मशीन से चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन चोरी करती है। तो नहीं, एक मशीन चोरी पकड़ने वाले भी होनी चाहिए। हमने कहा था ये मशीन चोरी करती है तो एक मशीन और लगाओ पकड़ने वाली। अगर ईवीएम मशीन चोरी करती है तो एक चोरी पकड़ने वाली मशीन भी लगाओ। तो चीफ जस्टिस ने हमारी बात मान लिया। तारीख के साथ बोल रहा हूं, 24 अप्रैल 2017 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने हमारी बात को मान लिया और ऑर्डर दिया। ऑर्डर हमारे पास है लिखित, इसलिए तो बोल रहा हूं ना ऐसे जोर से, ऐसे थोड़ी जोर। नरेंद्र मोदी की तरह फेंकने का काम थोड़ी कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी तो फेंकते रहता है, उसका गृह मंत्री बोल रहा है। ये 15 लाख वाला मामला तो जुमला था और फेंकने वाला मामला था। वो उसका गृह मंत्री अमित शाह खुद ये बात कबूल करता है। तो हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। लोकतंत्र गरीबों के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम चुनाव के दौरान तो साली हमारी सुनाई होती है। चुनाव के दौरान तो बाबू साहब घर के पास आता है, पंडित जी घर के पास आता है, और आपके पास आता है, शेड्यूल कास्ट के पास आता है, शेड्यूल ट्राइब के पास आता है, हाँ, पिछड़े वर्ग के पास आता है, मुसलमान के घर में आता है, बोलता है मोहम्मद भाई जरा ध्यान रखना, मैं चुनाव में खड़ा। कम से कम सारा चुनाव में तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तो चुनाव गरीब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र देश के लिए, गरीब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। ईवीएम मशीन ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है।
आप लोगों का वैल्यू कितना ज्यादा है, वोट का वैल्यू जानते हो? अरे एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है। वोट का वैल्यू कितना ज्यादा बड़ा है। एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है। अब बोलते अरे क्या है भाई, ये वोट का कोई कीमत है? अरे एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार आपको दिया हुआ है। तो इसलिए ये वोट आपको अपने लोगों के समर्थन में डालने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया गया है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ताकि आप अपने समर्थन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, गरीबों की ताकत, मजबूर लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है, परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। अब नरेंद्र मोदी जो है क्या कहता है? डेली भाषण करता है, क्या कहता है? विकास 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 विकास, यानी विकास विकास ही बोलते रहते हैं। तो हमने गांव में जाकर एक बुजुर्ग चाचा को पूछा, चाचा विकास को जानते हो? जानते? ऐसे नहीं जानते। हमारे गांव में वो नारायण वा का बेटा है ना, उसका नाम विकास है। तो गांव का जो हमारा आदमी, उसको विकास का पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो विकास बोल रहा है उसको कोई पता नहीं है। वो बोला तो नारायण के बेटे का नाम विकास है। हमने चाचा को कहा नहीं, अरे ये नारायण के बेटे का नाम हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये नरेंद्र मोदी जो विकास कह रहा है कि वो तो हमने देखा ही नहीं है, अपने बूढ़े हो गए हैं। और बहुत लोग बोलते रहे तो अभी तक देखा ही नहीं विकास को। हमारे गांव में तो हमने कभी विकास को नहीं देखा। बुंदेलखंड में तो कई मीलों तक महिलाओं को पीने वाला पानी के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। आजादी को 75 साल हो गए, एक सादा पानी का मामला हल नहीं कर पाए। लोगों के पीने का पानी का मामला हल नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में कहते गंगा बहती है। हमने तो फिल्म देखा था राज कपूर का, जिस देश में गंगा बहती है। तो जब महाराष्ट्र छोड़कर हम यूपी आए तो पता चला हला यूपी में बहती है। जिस देश में गंगा नहीं, यूपी में गंगा बहती है। तो हमने देखा अरे बड़ा अजीब मामला है, यूपी में गंगा बहती है और बुंदेलखंड यूपी में ही है। साला इतना पानी यूपी में है, बुंदेलखंड में क्यों नहीं है? अगर बारमासी नदी है गंगा, 12 माह पानी बहता है, कभी गंगा नदी सूख गई ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता है। गर्मी के दिनों में हिमालय में बर्फ पिघल जाता है तो गंगा नदी में बहकर आता है। तो फिर ये तो गंगा तो बारमासी नदी है। तो बुंदेलखंड जो यूपी में है, उन लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है पानी? कानपुर यहां से थोड़ा नजदीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, और कानपुर से गंगा जो है जाती है। एक नहर जो है निकालकर बुंदेलखंड में पहुंचाई जा सकती है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी ने 38 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया, घोषित किया 38 लाख करोड़ का। तो हमने मैथ्स के प्रोफेसर को पूछा कि गुरुजी, मैथ का गणित का प्राध्यापक, उसको पूछा कि गुरुजी ये 38 लाख रुपया जरा कागज पर शून्य लिख के बताओ। तो उसने पेन पकड़ने के बजाय माथा पकड़ लिया, पता नहीं साला कितना शून्य लिखना हो।
38 लाख करोड़ इतना रुपया भारत सरकार के पास साल में आता है और इतना खर्चा हो जाता है। इतना पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं है। इसमें 2000 करोड़ रुपया, केवल 2000 करोड़ रुपया नहरिया पे लगेगा। कानपुर से गंगा पर नहर बनाओ और बुंदेलखंड में लेके जाओ, बस ज्यादा नहीं लगेगा, केवल 2000 करोड़ रुपया। मगर नीयत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नीयत नहीं है। कहते हैं विकास विकास विकास, अरे पानी नहीं भाई पी विकास। ये नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। क्या बोलता है नरेंद्र मोदी? ये 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। तो बस अड्डा होता है तो वहां रोडवेज चलती है ना, वहां आप बैठने के लिए जाते हो बस अड्डे पे। रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हो, तो एरोप्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी कहता है 13 एयरपोर्ट हमने इधर इंटरनेशनल बनाए। यहाँ कितने लोग हैं भाई फ्लाइट में बैठने वाले हैं? कोनो नाही। सही कह रहे हैं। तो हमारे लोग देखो, नरेंद्र मोदी बोलता है 13 एयरपोर्ट बनाए, तो एयरपोर्ट के ऊपर से जो फ्लाइट उड़ती है, तो जब फ्लाइट उड़ती है तो जानते हो क्या होता है? उसकी आवाज जरा बड़ी होती है। हमारे गांव देहात के लोगों के पास के जब उड़ती है ना, तो आवाज होती है, तो घर के अंदर जो हमारा आदमी रहता है घर से दौड़कर आंगन में आता है, देखो अरे फ्लाइट जा रही है, प्लेन जा रहा है, विमान जा रहा है, ऐसा देखता है। ऐसा तो हमारे हिस्से में देखने का काम आया हुआ है, हमारे हिस्से में बैठने का काम नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी का विकास। दूसरा, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? भाई उत्तर प्रदेश में 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाया, 4 लेन रोड था, 6 लेन रोड बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन बनाया। ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हैं। बनाया तो सही, तो बात तो मानना तो पड़ेगा भाई कि ये बनाया तो सही है, मगर वहां क्या लिखा है? वो जो 6 लेन 8 लेन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और गरीब आदमी पैदल इस पर नहीं चल सकता। हो गया? हमारे लिए 6 लेन 8 लेन का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने 4 लेन 6 लेन 8 लेन रोड बनाया भाई, मगर हमारे ऊपर पाबंदी लगा दिया। तो हमारे लिए तो ये जो रोड है इसका तो कोई मतलब नहीं है, हा? ये तुम्हारे रोड का क्या करने का? हम लोगों को चाटने का। जब खाना खाते हैं तो आदमी अचार जो है चाटने को रखता है ना, थोड़ा टेस्ट आने के लिए चाटने को रखते हैं। तो तुम्हारा ये जो 6 लेन 8 लेन रोड है, चाटे क्या? हा? चलने के लिए तो है नहीं, तो चाटे। हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? चलो आखिरी बात कहता हूं, गरीब लोगों को क्या चाहिए? हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ध्यान रखना जो बोल रहा हूं,
रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। नहीं तो नरेंद्र मोदी क्या बोलता है, 5 किलो में दे रहा हो तो ये साले हराम का खाने के लिए हम लोग ले रहे हैं। तुम्हारा 5 किलो हराम का खाने के लिए है, साले हराम का खून बनेगा। तुम 5 किलो दे रहे हो और गुमराह करने के लिए 1 किलो नमक भी दे रहे हो। नमक काय के लिए दे रहे हो? गरीब आदमी नमक खाएगा तो यार नमक खाया था नरेंद्र मोदी का वोट तो साला नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, नहीं तो नमक हरामी का साला हमारे ऊपर आरोप आएगा। कितना साला धूर्त लोग है, कितना धूर्त लोग है वो। 5 किलो के साथ 1 किलो नमक का पूरी दे दिया, कहा कि ये नमक काम करेगा। साला नरेंद्र मोदी के 5 किलो काम नहीं करेगा। गरीब आदमी ईमानदार आदमी होता है, ईमान वाला होता है। गरीब आदमी जो है ईमान वाला होता है, ईमानदार होता है। बोलता अरे नहीं नरेंद्र मोदी का खाया यार, नमक खाया है तो देना पड़ेगा। तो गरीब को क्या चाहिए? गरीब को कुछ नहीं ज्यादा चाहिए। गरीब नहीं बोल रहा मैं प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं। गरीब क्या बोल रहा है? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। तो इज्जत से रोटी, कपड़ा और मकान कैसे मिलता है जानते हो? कि हम हजारों सालों से अपने परिवार का पालन पोषण मेहनत करके कर रहे हैं। हम मेहनत करके रोजी और रोटी कमाते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। हरामी का किसी का खाते नहीं, मेहनत का खाते हैं, किसी के हरामी का नहीं खाते हैं। तो हमें रोजगार दो। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमें रोजगार चाहिए। 75 साल हो गया, मगर 75 साल में अभी भी गांव में रहने वाले 90% लोग सरकार कहती है और शहरों में रहने वाले 75% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और कोविड काल में 2 बातें हुई। उद्योगपतियों की धन संपदा 23 लाख करोड़ थी, वो 53 लाख करोड़ हो गई। 2 साल में उद्योगपति की संपदा 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ हो गई है। इसका मतलब है उद्योगपतियों की संपत्ति में 30 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। कैसे हो गया भाई? है? आकाश से टपका क्या? सरकार ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि उद्योगपति के घर में पैसा चला जाए, गरीब के घर में पैसा चला जाए। ऐसी तो कोई पॉलिसी बनाई नहीं। ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है? मैं आपको बताता हूं कैसे बनाई जा सकती। अब 38 लाख करोड़ रुपए का बजट है। हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया 100 रुपए का स्टैंप लगाकर। देख लीजिए, बहुत खास बात बता रहा हूं। 100 रुपए का स्टैंप लगाकर उसमें कहा कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला परिवार है उसको 11,000 रुपया महीने का अकाउंट में डाला जाएगा। पैसे कमी नहीं है, 11,000 रुपया महीने का उसके अकाउंट में डाला जाएगा। अकाउंट नंबर परिवार 5 लोगों के परिवार में महिला के नाम पर अकाउंट होगा। और एक ध्यान रखना, महिलाओं को बता रहा हूं कि अकाउंट जो है वो महिला के नाम पर होगा। क्यों होगा? नहीं तो 11,000 अगर आदमी के नाम पर दे दिया तो पौवा में उड़ा देगा साला, गरीबी हटेगी, वो पौवा में उड़ा देगा। तो अकाउंट जो है वो महिला के नाम पर होगा। हाँ लाओ, दिखाओ।
नहीं तो लोग बोलेंगे ये भी नरेंद्र मोदी की तरह फेंक रहा है। ये देखिए स्टैम्प पेपर, ये स्टैम्प पेपर है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर। राहुल गांधी की औकात नहीं स्टैम्प पेपर लिख के देने की। पुलिस वालों भी देख लो स्टैम्प पेपर। वो भी हमारे भाईबंदी लोग हैं। नहीं सही कह रहा है। राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की, सभी लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिश किया। किसी ने स्टैम्प पेपर पर नहीं लिख कर दिया। और हमने इंक्वायरी किया कि स्टैम्प पेपर पर क्यों नहीं लिख रहे हो? अमल थोड़ी करना है, ये तो ऐसे वादा है ना तोड़ने के लिए दिया जाने वाला। ये वादा है जो तोड़ना है, ये वादा तोड़ने के लिए ना दिया जा रहा है। स्टैम्प पेपर पर लिखेंगे साल जेल में नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो वामन में श्रम न है। ये स्टैम्प पेपर पर लिखवा दे रहा है क्योंकि वो तो अमल कर देगा। पैसे कमी थोड़ी है, पैसे कमी नहीं है। 38 लाख करोड़ सेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, उत्तर प्रदेश का बजट अलग है, कारपोरेशन का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है, नगर पालिका का बजट अलग है। पैसे की कहां कमी है? पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। तो महिला के अकाउंट में ये लिख कर दिया 11,000 रुपया हर महीने जाएगा। और 5 लोगों के परिवार में स्त्री या पुरुष जो सक्षम होगा वो सरकार का काम करेगा। सरकार जो काम उसको देगी वो महीना भर 4 दिन की छुट्टी, महीना भर काम करेगा। जो सरकार काम देगा वो महीना भर करेगा। अच्छा, महीना भर क्यों करेगा? 11,000 मुफ्त में नहीं चाहिए। हम गरीब लोगों को 11,000 मुफ्त में नहीं चाहिए। इसके बदले में हमसे मेहनत ले लो और मेहनत के बदले में 11,000 हमारे अकाउंट में गरीब के एक्सट्रीम पॉवर्टी, खास ध्यान रखना शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि कोविड काल में क्या हुआ, पॉवर्टी लाइन थी, उसके नीचे लोग खिसक गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी। उन लोगों के लिए महीने में 11,000 रुपए की योजना। और इससे क्या होगा? इससे 11,000 महीने में गया, एक ही महीने में गरीबी खत्म। काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। पहले महीने में 11,000 गया कि गरीबी खत्म। 11,000 जाएगा ना, और जाना शुरू हो जाएगा। और जब वो सक्षम हो जाएगा अपने से 22,000 पैदा करने लायक, तो अपने आप बंद हो जाएगा। समझ रहे? मैं लंदन गया, न्यूयॉर्क गया, पेरिस गया, यूरोप में गया। वहां जब कोई आदमी बेरोजगार होता है तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, लिख देता है मैं बेरोजगार हूं। तो जिलाधिकारी कार्यालय के लोग पूछते हैं अकाउंट नंबर है? कौन सा है? लिखो। घर में पहुंचने के पहले पैसा अकाउंट में पहुंच जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, कंप्यूटर टू कंप्यूटर चला जाता है। कोई आदमी भेज के जमा करने की तो जरूरत है नहीं। आजकल अमेरिका, यूरोप में तो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। अमेरिका, यूरोप में किसी दुकान में खरीदारी करने के लिए रुपया लेकर जाने की जरूरत नहीं। पता है आप लोगों को? कोई रुपया लेकर जाने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक करेंसी का कार्ड होता है, वो कार्ड दे दो, वो ऐसा खींचता है तो पैसा उसमें से निकलता है। प्लास्टिक करेंसी
कोई पैसा जेब में रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वहां पर हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? निर्णय करने की जरूरत है तो हो सकता है। तो रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। बस हमारे लोगों की इतनी मांग है कि हमारा बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर की तरह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर पढ़ ले। ये मांग नहीं है हमारी। हमारी मांग कितनी है कि हमारे गांव में स्कूल होना चाहिए। 6.5 लाख गांव है, 75 साल हो गए आजादी को, 2.5 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। देखो कितने लायक लोग हैं। ये जो जितने प्रधानमंत्री बने हुए लोग हैं वो देखो कितने लायक लोग हैं। देखो कितने लायक हैं। 2.5 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। वहां का बच्चा 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर तक पैदल जाके पढ़ने को जाता है। भारत के 2.5 लाख गांव में 6.5 लाख गांव है। तो नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने और मायावती ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि बच्चों को अब पैदल चलना नहीं पड़ेगा, रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिलेगा बच्चों। सरकार ने निर्णय लिया। तो हमने हमारे सोशल मीडिया के लोगों को गांव में भेजा। तो स्कूल के पास बच्चों को पूछा जो पैदल चलते थे कि ऐसा ऐसा नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश ने और मायावती ने ऐसा निर्णय लिया कि बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने के लिए फ्री में होगा। ये निर्णय कैसा लगता है बेटा बच्चों? ये तो निर्णय तो बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया निर्णय है। मगर तो हमारे लोगों ने कहा मगर क्या है? कहा रोड होगा तब ना रोडवेज होगा, रोड होगा तब रोडवेज होगा। साला हमारे गांव में रोड ही नहीं है, रोडवेज कहां से होगा? न रोड है न रोडवेज है। अब जब रोडवेज ही नहीं है तो फ्री में कहां से बैठे? फ्री में है? ये सारा प्रोपेगेंडा अखबार में करने के लिए कि देखो कितने बढ़िया बढ़िया निर्णय सरकार ले रही है, मगर धरातल पर, जमीन पर कुछ नहीं है। कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु नहीं है। कछु समझते हो ना आप? कछु आप ही के इलाके का है, हमारे इलाके में नहीं बोली जाती है बात, कछु नहीं। अब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने कहा कि अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में हम लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया तो 2.5 साल के लिए 2 मुख्यमंत्री होंगे। एक मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट का, एक मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का। 2.5 साल। तो ये अभी खत्म कर देता हूं। तो फोटोग्राफ बताता हूं थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे ऐसे फेक तो नहीं रहा है आदमी, फोटोग्राफ दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जमाना वाला बड़ा आजकल लोग भी गांव देहात के भी बहुत होशियार हो गए, दिखाना पड़ेगा, इसलिए दिखा रहा हूं, फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। फोटो यहाँ पर ये परमेंद्र प्रताप है, पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है, 20 साल से हमारा फुल टाइमर है। तो वो
मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है। और दूसरा है राम सुरेश वर्मा जी, ये किसान आंदोलन के राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कुर्मी जाति के हैं, फैजाबाद मंडल के, अंबेडकर नगर के, और ओबीसी प्रवर्ग के हैं। और जो नरेंद्र मोदी ने कानून पीछे लिए, वो दिल्ली में टेंट गाड़ कर वहां लड़ाई लड़ने के लिए वहां बैठे हुए थे। तो लड़ाकू आदमी। किसी राजनीतिक दल ने किसी किसान को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया। और हमने मुख्यमंत्री के लिए इनको, देखो इनका पेटा बांधा हुआ, पेटा देख रहे हो ना, तो इसी से पता चला रहा किसान लगता है। लगता नहीं है, लगता नहीं है, खेती करता है। ठीक है, एक तो दो हो गया। 5 उप मुख्यमंत्री, 5 समाज के 5 उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। पहला है मेहरबान अली, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। मेहरबान अली मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन, जिनकी 19% संख्या है। दूसरा है डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला, ये फूलन देवी के भांजे हैं। तो एक बार लखनऊ आए थे हथियार लेकर। अरे मेरे कहा हथियार नहीं रखना पड़ता है, जमाना खराब है। फूलन देवी के भांजे हैं, वो बंदूक लेकर हमारे पास आए। अरे मैंने कहा इधर कौन खतरा है भाई? कहा नहीं, खतरा रहता है। उनको हमने डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया। एमबीसी के है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के है। तीसरा है डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, आजमगढ़ के, एमबीबीएस डॉक्टर है। डॉक्टर रघुनंदन निषाद भी डॉक्टर है। डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा एमबीबीएस डॉक्टर है। छोटे मोटे झोला छाप बोलते हैं आप लोग, झोला छाप नहीं है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है। ये भी एमबीबीएस है। कुशवाहा है, डॉक्टर कुशवाहा डिप्टी सीएम के कैंडिडेट। फिर राम अजोर सरोज, तो ये मध्य उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट की जो पासी जाती है उसके बिरादरी के हैं। इनकी संख्या दूसरे नंबर की है शेड्यूल कास्ट में, जाटव जमार के बाद में। इनके डिप्टी सीएम के कैंडिडेट है। यानी सभी समाज को प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और 5वें है दिनेश लोधी, आपके बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की तरफ तो कोई, सब लोगों ने आंख लगाया हुआ है, बोलता ही नहीं है बुंदेलखंड की तरफ, ऐसा देखता ही नहीं है। तो बुंदेलखंड के दिनेश लोधी को ये डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है। तो 5-5 में 3-3 एमबीसी के लोग हैं। एक ओबीसी का 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर, शेड्यूल कास्ट का 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर। ये सभी समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने के लिए ये सारा का सारा कार्यक्रम बनाया गया है। इसलिए आप सभी लोगों को अनुरोध है कि ऐसे लोगों की सरकार बनाओ जो आपका काम कर सके, आपकी लड़ाई लड़ सके। मैं एक बात और कह के खत्म कर देता। देखो, मैं वामसेप का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, भारत मुक्ति मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, बहुजन क्रांति मोर्चा का संयोजक हूँ राष्ट्रीय। हमारे लिए केवल चुनाव ही एकमात्र काम नहीं है। 2 बार हमने भारत बंद किया। एक बार भारत बंद किया तो नरेंद्र मोदी को हमने संसद में 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए मजबूर किया। नहीं तो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है आप जानते ना, है? कितना अकड़ू आदमी, बहुत अकड़ता है। तो मरा हुआ आदमी अकड़ता है ना, वैसे अकड़ता है? मरा हुआ आदमी होता है ना, वो अकड़ता है।
बोलता घी लगाओ, साला अकड़ेगा, उठा के ले जाके कहीं ऐसा ना हो जाए साला अकड़ जाए। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, तो ये अकड़ा हुआ जो आदमी उसको सीधा किया हमने, भारत बंद करवा के। दूसरी बार भारत बंद किया 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में। तब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीए बोलना ही भूल गए। ऐसा 840 के करंट का झटका लगाया, बोलना ही बंद कर दिया। तो हमारे पास केवल चुनाव नहीं है, चुनाव बंद हो गया कि भारत बंद, हमारे पास काम बहुत है। दूसरे लोगों के लिए केवल चुनाव मात्र है, हमारे पास जो है वो भारत बंद का भी कार्यक्रम है और सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने का भी कार्यक्रम है। अभी ईवीएम मशीन के बारे में, पेपर ट्रेल मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस अभी चल रही है और ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप आने वाले समय में हम लोगों का समर्थन करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद।